गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रोटोजोआ के तीसरी टाइप स्टडी के बारे में बात करेंगे और वो यह है यूग्लिना। यूग्लिना दरअसल में प्लांट्स और एनिमल्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक की तरह से काम करती है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं जो प्लांट जैसे भी शो होते हैं और एनिमल जैसे भी शो होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। यूग्लिना की अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनोइडिया और जीनस यूग्लिना और स्पीसीज विरिडिस। तो यूग्लिना विरिडिस के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या बातें होंगी इसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना के लक्षणों के बारे में बात होगी, जिसमें हैबिटेट ऑफ यूग्लिना, स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, मोमेंट्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। तो यूग्लिना के इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम यहाँ जैसे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ यूग्लिना विरिडिस की अगर बात करते हैं तो यूग्लिना एकल और मुक्त जीवी स्वच्छ जलीय फ्लैजिलेट प्राणी है। यहाँ पे जैसा लिखा है, सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो एकल है, कॉलोनी में नहीं रहता, समूह में भले ही रहते हैं एक सारे, और स्वतंत्र प्लावी है, स्वतंत्र जीवी है, मुक्त जीवी जिसे हम कहते हैं, स्वच्छ जल में रहने वाला और फ्लैजिलेट प्राणी। यह स्वच्छ जल के ऐसे तालाब, ताल तलैया, खाई, मंद प्रवाहित धाराओं में अधिक पाया जाता है जहां वनस्पति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह एक्टिव एनिमल है और जल की विभिन्न गहराइयों में देखने को मिलता है। तो found in freshwater pools, ditches, slow running streams, it is found in abundance where there is considerable amount of vegetation। जितनी बात हमने आपसे कही है वो सब बातें यहाँ लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, दो डायग्राम ये शो करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। संरचना में हम यहाँ पर साइज एंड शेप की बात करते हैं और उसके बाद में इसमें जो बॉडी वॉल हम जो कहते हैं वो यहाँ पेलिकल या तनुत्वक उपस्थित होती है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर आशय या रिजर्वायर होंगी, कसाब होंगे, केंद्रक होगा, संकुचनशील धानियां होंगी और स्टिग्मा द्रक बिंदु जिसे हम कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्रोमेटोफोर, पैरामाइलोन और दूसरी स्ट्रक्चर्स। ये सब चीजें यहाँ इसकी संरचना में हमें देखने को मिलती है। यहाँ की संरचना आपको दिख रही है कि सबसे पहली बात साइज और शेप। इसकी साइज और शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ थोड़ा देखते हैं, शेप की बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड एंड स्पाइंडल शेप की बात करते हैं।
कहने का मतलब एक छोटा सूक्ष्मदर्शी है, लगभग 60 माइक्रोन, लगभग 60 माइक्रोन मतलब 40 से 60 माइक्रोन लंबा और 14 से 20 माइक्रोन की विड्थ का यह एनिमल होता है। ये इसकी साइज है। तो लगभग 60 माइक्रोन लंबा जीव होता है। यह लंबा तर्करूप होता है। इसका अग्र सिरा जो है ये ब्लाइंट है और पिछला सिरा हल्का सा पॉइंटेड है। अगले सिरे से एक कशाब निकलता हुआ यूलिना के आगे की ओर बढ़ते समय गति करता हुआ दिखाई देता है। ये कशाब है। दरअसल में ये कशाब एक जोड़ी होती है, लेकिन हमें दिखाई एक ही देता है क्योंकि ये दूसरा कशाब छोटा होता है। ये यहाँ पे शॉर्ट फ्लैजेलम, तो ये दूसरा कशाब जो है यहाँ छोटा है और ये बड़ा कशाब यहाँ से, जिसे रिजर्वायर कहते हैं, इससे बाहर निकलता हुआ शरीर के पीछे लंबाई में फैला हुआ होता है, जो इसको गति करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, जो जिसे हम तनुत्वक कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ पेलिकल है। तो अब हम बात करते हैं इस पेलिकल की। युगलेना के शरीर पर एक स्पष्ट पतली लचीली दृढ़ तनुत्वक उपस्थित होती है और यह प्लाज्मा झिल्ली के नीचे होती है। तनुत्वक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे है और लचीली होने के कारण प्राणी की गति में सुविधा प्रदान करती है। यह सेलुलोज की न बनी होकर प्रोटीन की बनी होने के कारण पादप कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात हुआ है कि तनुत्वक पतली, दृढ़, लचीली और कुंडलिनी के समान व्यवस्थित प्रोटीन निर्मित पट्टियों की बनी हुई होती है और ये पट्टियां कोशिका शरीर के दोनों सिरों पर परस्पर जुड़ जाती हैं और प्रत्येक पट्टी के एक पट पर एक खांच और दूसरे पट पर एक उभार उपस्थित होता है, जो आगे से पीछे तक ये पट्टियों के तट एक दूसरे की संपूर्ण लंबाई में परस्पर जुड़े हुए होते हैं। आपको यहाँ पर ये जो लाइनें देखने को मिल रही हैं, ये लाइन और ये यहाँ पर भी ये जो लाइनें देखने को मिलती हैं, ये यहाँ से इस तरह से निकली हुई होती हैं, जिन्हें हम यहाँ मायोन्यूज का नाम देते हैं। ये जो पट्टियां या धारियां कहलाती हैं, जिनको हम मायोनिन कहते हैं, और तनुत्वक के नीचे म्यूकस स्राव करने वाली म्यूसिफेरस ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। तो इस शरीर की पूरी लंबाई में आप देखिए, दोनों सिरों को, दोनों लेटरल साइड से ये निकलती हुई पूरी लंबाई में फैली हुई है, एंटायर लेंथ में उपस्थित है, जिन्हें हम मायोनिन्स कहते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि ये प्रोटीन की बनी हुई है, तो इसको इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता प्रदान करती है। नंबर 3 पर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। तनुत्वक से अंदर की ओर कोशिका द्रव होता है, जो कि दो भागों में विभक्त होता है। बाहरी द्रव जो कहलाता है उसे हम सामान्यतः एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर की तरफ जो होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म स्वच्छ, सघन और सकरा परिधीय क्षेत्र होता है और इसमें सूक्ष्म नलिकाएं और म्यूसिफेरस बॉडीज जो है वो उपस्थित होती है। बाहर की तरफ हल्का द्रव होता है और कोशिका द्रव का जो अंदर वाला केंद्रीय भाग होता है, बीच वाला भाग, जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें केंद्रक और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। रिजर्वायर नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये रिजर्वायर है, ये वाला आशय जिसे हम कहते हैं। यहाँ कहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा, ये रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये रिजर्वायर, ये लिखा हुआ रिजर्वायर, रिजर्वायर। दरअसल में ये रिजर्वायर जो है, ये
आगे से हम देखेंगे तो साइटोस्टोम, उसके पीछे वाला भाग साइटोफेरिंक्स, और उसके पीछे वाला चौड़ा भाग जिसे आशय या रिजर्वायर कहते हैं, और इसमें कई संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये देखिए, तो शरीर के अगले ब्लंट एंड पर फ्लास्क के आकार का एक स्थायी गर्त होता है, पिट होता है, और इसका चौड़ा भाग रिजर्वायर कहलाता है, जिसे फ्लैजेलर सैक भी कहते हैं। तो कोशिका ग्रासिका या कोशिका ग्रसनी साइटोफेरिंक्स नामक एक नाल के द्वारा यह बाहर खुलता है। ये साइटोफेरिंक्स के द्वारा ये बाहर खुलता है। फिर बाद में साइटोस्टोम आ जाएगा आउटर पार्ट पर। रिजर्वायर तनुत्वक विहीन प्लाज्मा झिल्ली से आस्तरित रहता है। कशाभिक कोश की बाहर खुलने वाली नली को कोशिका ग्रसनी या कोशिका ग्रसिका नामक उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यूग्लिना ठोस भोजन ग्रहण नहीं करता, इसलिए यहाँ पर इसे रिजर्वायर बोला है, जो कि इसके लिए उपयुक्त नाम लगता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये फ्लैजेलम, और फ्लैजेलम की संरचना भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी फ्लैजेलम हम यहाँ देखेंगे। तो शरीर के अगले सिरे पर कोशिका मुख या साइटोस्टोम से धागे के समान कशाभ भाग निकलता है। प्रारूपिक रूप से अगर इसकी संरचना में जीव द्रव्य, इसकी रचना में जीव द्रव्य में आवृत एक अक्षीय लचीला तंतु, जिसे एक्सोनीम कहते हैं, उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात हुआ है कि कसाब एक न होकर दो होते हैं। हमने पहले बात करी थी आपसे कि एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, लेकिन छोटा होने के कारण जो आशय से बाहर नहीं निकलता और अंदर ही सीमित रहता है। तो दोनों कसाबों की उत्पत्ति दो छोटी कणिकाओं से होती है और जिन्हें ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। ये आशय के आधार में कोशिका द्रव में पाई जाती है। लंबे कसाब में आधार के निकट एक पार्श्व उभार होता है, जिसे पैराफ्लेजुलर बॉडी कहते हैं। ये यहाँ पर एक उभार होता है, जिसे पैराफ्लेजुलर बॉडी कहते हैं। यहाँ पर फ्लेजुलम थिकनिंग, ये ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये यहाँ पर ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से इन कसाब का ओरिजिन होता है, उसके ऊपर चल के पैराफ्लेजुलर बॉडी, जो कि यह पिंड प्रकाशग्राही की भांति कार्य करता है, और संभवतः इसमें सेंसिटाइजर की भांति कार्य करने वाला लैक्टोफ्लेविन होता है। अगर हम फ्लैजेला की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें ये संरचनाएं देखने को मिलती है। ये फोटोरिसेप्टर जिसे हम पैराफ्लेजुलर बॉडी कह रहे हैं, ये यहाँ पर ब्लेफेरोप्लास्ट होता है। ये यहाँ पर स्टिग्मा ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं। इसी पैराफ्लेजुलर बॉडी की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सब चीजें उपस्थित होती हैं, और ये फिर रिजर्वायर से होते हुए बाहर निकलता है। जिसे हम इसकी संरचना की अगर बात करते हैं, यहाँ इसका सेक्शन काट के देखते हैं कि इसका सेक्शन है, और इस सेक्शन में हम देखते हैं तो प्रत्येक कशाब दो केंद्रीय और 9 परिधीय तंतुओं का बना होता है। दोनों केंद्रीय तंतु एक आंतरिक झिल्ली से बंद होते हैं, जिसे इनर शीथ बोलते हैं, आंतरिक आवरण। और प्रत्येक केंद्रीय तंतु अकेला होता है, और इसमें 2 उपतंतु हैं, और परिधीय तंतु के दोनों उपतंतुओं में से एक में 2 छोटी भुजाएं
छोटी आर्म की एक दोहरी पंक्ति होती है, इसको हम पेरिधीय तंतु कहते हैं, पेरिफेरल फाइबर कहते हैं। इसमें दो ये उपतंतु हैं और एक के साथ में दो ये भुजाएं निकली हुई होती है। आर्म जो कि बाहरी तंतु होते हैं और ये नोक होते हैं। ये इनर शीथ जिसे हम सेंट्रल फाइबर कहते हैं। सेंट्रल फाइबर केंद्रीय तंतु और परिधीय तंतुओं के मध्य सेकेंडरी फाइबर्स उपस्थित होते हैं जो कि संख्या में 9 होते हैं। तो ये आउटर शीथ है जो कि परिधीय तंतुओं के बाहर की ओर उपस्थित होती है। ये इनर शीथ है जो कि केंद्रीय तंतुओं के चारों ओर उपस्थित होती है। तो इस तरह की ये संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आगे हम चलते हैं तो इसमें केंद्रक देखेंगे हम। ये यहाँ केंद्रक जो कि पोस्टीरियर हाफ वाले पार्ट में देखने को मिलता है। शरीर में प्राय पिछले सिरे के निकट एंडोप्लाज्म में एक बड़ी गोलाकार आशयी रचना केंद्रक होती है और केंद्रक में एक बड़ी ठोस केंद्रीय रचना को न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसकी रचना क्रोमेटिन से होती है तथा इसको एंडोसोम या कैरियोसोम कहा जाता है। केंद्रक को शेष कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए इसके चारों तरफ एक दोहरी महीन तथा छिद्रित झिल्ली होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म में एक से अधिक केंद्रिकाएं और एक बड़ी संख्या में कणदार धागों के समान गुणसूत्र उपस्थित। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ इसके अंदर ये देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगी जो रिजर्वायर के साथ में ही लगभग उपस्थित होती है। संकुचनशील धानी आशय से जुड़ा एक सघन परासरण नियंत्रण प्रदेश ओसो रेगुलेटरी जोन होता है और इस प्रदेश में बड़ी केंद्रीय संकुचनशील रिक्तिका होती है। ये चारों ओर से अनेक छोटी छोटी सहायक रिक्तिकाओं एक्सेसरी वैक्यूल से घिरी जाती है। संभवतः ये सहायक रिक्तिकाएं ही परस्पर मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है और यह रिक्तिका अंतःपरासरण द्वारा आए हुए जल को तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों या उत्सर्जित पदार्थों को जल के साथ आशय में या रिजर्वायर में कोशिका ग्रसनी जिसे साइटोफेरिंग्स और साइटोस्टोम कहते हैं के द्वारा बाहर निष्कासित करती है। तो ये काम होता है इसका। एक द्रक बिंदु के बारे में हमने बात की। ब्लेफेरोप्लास्ट के साथ में ही स्टिग्मा उपस्थित होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट अंदर की तरफ उपस्थित है, स्टिग्मा जो है वो रिजर्वायर के बाहर की तरफ उपस्थित होता है। यहाँ पर जैसे स्टिग्मा यहाँ बोल रहा है इतना भी नहीं होता, बिल्कुल ये आशय से जुड़ा हुआ ही बाहर की तरफ जिस तरह से ये इसके संपर्क में रहती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिजर्वायर के एक तरफ, दूसरी तरफ स्टिग्मा इसके संपर्क में रहता है। तो संकुचनशील रिक्तिका के ठीक विपरीत आशय के निकट पैराफ्लैजुलर बॉडी के स्तर पर लाल रंग का एक बिंबापिंड जिसे हम आई स्पॉट या द्रक बिंदु या स्टिग्मा कहते हैं उपस्थित होता है और द्रक बिंदु लिपिड ड्रॉपलेट्स की प्लेट्स का बना हुआ होता है और प्रत्येक ड्रॉपलेट में एक लाल वर्ण स्टिग्मा और पैराफ्लैजुलर बॉडी परस्पर चिपक कर एक प्रकाशग्राही उपकरण बनाते हैं। जब यूग्लिना प्रकाश की ओर गति कर रहा होता है तो उसका प्रकाशग्राही प्रकाशित हो जाता है और जैसे ही उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है वैसे ही द्रक बिंदु में होने वाले वर्ण की छाया प्रकाशग्राही पर पड़ती है और ऐसा होने से उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। अतः
फिर से अपने आप को प्रकाश की दिशा में कर लेता है। हमने बताया कि दोनों तरह से फीडिंग कर सकता है, प्रकाशग्राही भी होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और होलोजोइक जिसे हम कहते हैं प्राणी संभोजी भी होता है। अब एंडो प्लाज्मिक इंक्लूजन्स अगर हम देखें कि संकुचनशील उपकरण और द्रव बिंदु के अलावा इनके अंतः द्रव में कुछ और भी अंतर्वेशी होते हैं। वो क्या क्या है? पहली बात हम यहाँ कहते हैं कि ये हरित लवक उपस्थित हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये यहाँ से ये हरित लवक उपस्थित हैं जो पूरी लंबाई में फैले हुए, ये यहाँ पर, ये सब हरित लवक। तो हरित लवक कोशिका द्रव में निलंबित हरे रंग के अनेक पिंड या वर्णकधर या क्रोमेटोफोर या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके कारण यूग्लिना का रंग हरा दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल ए और बी तथा उसके साथ बीटा कैरोटीनॉइड, बेटा कैरोटीन तथा फाइकोबिलिन, जेंथोफिल, नियोजेंथिन तथा डाइडिनोएंथिन होते हैं। तो यूग्लिना विरिडिस में हरित लवक लंबे और केंद्र से फैलते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे एक तारे के समान की आकृति बन जाती है, और हरित लवकों के केंद्र में संभवतः पायरेनोइड्स उपस्थित होते हैं, जो संभवतः स्टार्च के समान बनने वाले पैरामाइलोन के का केंद्र है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके द्वारा संपन्न होती है। फिर है पैरामाइलोन। तो एंडोप्लाज्म में पैरामाइलोन के कण, ये जो बीच में उपस्थित हैं, ये कण है, ये पैरामाइलोन के ग्रेन्यूल्स हैं, पैरामाइलोन के कण हैं। एंडोप्लाज्म में पैरामाइलोन के छोटी छोटी अंडाकार बहुत सी कणिकाएं उपस्थित होती हैं। यद्यपि पैरामाइलोन पॉलीसैकेराइड बीटा 13 ग्लूकेन होने के कारण स्टार्च के समान पदार्थ होता है, तथापि आयोडीन विलयन का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसको मंड नहीं कहा जा सकता। संचित भोज्य पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा और चीजें जो होती हैं और सेल ऑर्गेनेल्स जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें, वो होंगे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये इसकी संरचना के बारे में हमने चर्चा की आपसे। आगे हम बात करेंगे आपसे इसमें गमन और अन्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में। थैंक यू।